हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आज यूथ प्रैक्टिस सेट 81 है जो कि आप लोग देख रहे हैं। 80 तक हो चुका है, पीछे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप बिल्कुल जाइए, प्लेलिस्ट शुरू से शुरू कीजिए, अंत तक आ जाइए। 50% से ज़्यादा खत्म हो गया, 50% बचा है जो कि हम लोग आगे करते ही रहेंगे, कर ही रहे हैं। आज लास्ट तक मैंने ये 5 क्वेश्चन मैं बहुत इंपॉर्टेंट देने वाली हूँ। वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो मैंने उसको बनाया है और उसको मैं आंसर नहीं करूँगी, समझाऊँगी ताकि आप ज़िंदगी में कभी भूलें ना। और आप लोग को तो पता है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि इतने अच्छे से समझा दूँ ताकि आपको कहीं और समझने की जो है ज़रूरत ना पड़े। अगर कहीं और आप समझते हैं तो इसका मतलब आपने उसको ध्यान से या तो नहीं देखा, या तो आप कुछ और सोच रहे थे। ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब आप लास्ट तक टिके रहोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे 5 क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए एग्जाम में हमेशा आपको कंफ्यूज क्रिएट करवाते हैं। दूसरी बात, पूरी वीडियो देखा करो। ऐसे स्किप कर करके वीडियो देखते हो, फिर आप क्वेश्चन बाद में वही क्वेश्चन डालते हो ग्रुप पर, इसका आंसर बता दीजिए। और मैं बता भी देती हूँ इसलिए कि आप लोग परेशान नहीं होइए। लेकिन अगर आप लोग को स्किप कर करके देखना है तो फिर उसको पूछना क्यों। अगर आप स्किप करके नहीं देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, समय नहीं खराब होगा आपका। नहीं तो आपके एक क्वेश्चन नहीं आते, आप बुक वगैरह पलटते होगे, उसके बाद जब वहाँ भी नहीं समझ में आता होगा तो आप पिक्चर क्लिक करते होगे, फिर डालते होगे, कितना समय वेस्ट हुआ। और जब आप वीडियो देख रहे होते हो तो आप वीडियो पूरी देख लिया करो ना, मत कमेंट करो, क्योंकि आप लोग को तो वैसे भी नहीं करते। वो तो आपकी अच्छाई होती है, वो तो आपकी पढ़ाई दर्शाती है। बोला जाता है ना कि आदमी क्या है वो सामने पता चलता है ना। तो आप अगर पढ़े हो तो वो कमेंट में दिखता है, अगर आप नहीं पढ़े हो तो कमेंट में नहीं दिखता है। या बहुत लोग इग्नोर मारने वाले होते हैं, इग्नोर करो, छोड़ो, जाने दो, क्या ज़रूरत है कमेंट करने की, क्या ज़रूरत है लाइक करने की। तो वो अलग सी बात होगी, वो अलग सा मैटर हो गया। ठीक है, तो जो एक दो लोग पढ़ते हैं या एक दो लोग कमेंट करना चाहते हैं, जो एक लोग इग्नोर नहीं करना चाहते हैं, वो तो सामने आ जाते हैं। जैसे कि मैंने कल 11 क्वेश्चन का जो है एक वीडियो बनाया था, टेस्ट नंबर 1, और मैं ऐसे टेस्ट कराती रहूँगी। हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट ज़रूर दूंगी मैं। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 1 था, उसमें मैंने 11 क्वेश्चन आए वे के डाले थे, जिसमें से बहुत मैंने चुन चुन के क्वेश्चन, हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी समय की शॉर्टेज होने की वजह से मैंने उसको नोट नहीं किया था। अब मैं नोट करके और तब लिखूंगी ताकि आप उसका आंसर कर सको और आराम से। लेकिन उसके बावजूद 2 लोगों ने आंसर किया, आखिर उन्होंने क्या किया होगा, पॉज किया होगा, उसके बाद क्वेश्चन नोट किया होगा, या पॉज किया होगा, आंसर लिखा होगा, उसके बाद में कुछ किया होगा। एक स्मिता या समिता, दो में से एक है, कन्फ्यूज़न है मुझे, क्योंकि स्मिता और समिता दोनों का एक ही जो है उस तरह से स्पेलिंग बन रहा है। ठीक है, तो एक स्मिता जी हैं या समिता जी हैं, और एक नम्रता पाठक जी हैं। स्मिता पांडे और नम्रता पाठक जी, क्या दो ही लोगों ने वीडियो देखा था और किसी ने देखा था? क्या दो ही लोग आए हुए का चैप्टर पढ़े हैं और किसी ने नहीं पढ़ा? पढ़े तो सब लोग हैं, वीडियो भी इतने लोग देखे, 50 लोग तो देख ही हैं कम से कम। 100 लोग, 80 लोग, 90 लोग तो देख ही लेते हैं वीडियो को। तो ठीक है, चलो 100 लोग को नहीं आता, कोई बात नहीं, 50 को आता, 50 को भी नहीं आता, 25 को तो आता होगा ना, 25 को भी नहीं आता, 20 को तो आता होगा ना। तो कम से कम 20, 15, 5 कुछ लोग तो, जो लोग अपने लिए चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं, वो लोग तो कमेंट करो। जो नहीं चाहता है, कि उसको लगता है कि कोई बात नहीं नेक्स्ट आएगा, तो नेक्स्ट वाले को तो बात ही अलग है, भगवान जो है उनको सद्बुद्धि दें कि नेक्स्ट कभी नहीं आता, जो अभी है वही आता है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, इसके ऊपर की वीडियो मत देखिएगा वरना समस्या आप लोगों की आएगी। और अब हम लोग शुरू करते हैं जो है होम साइंस से यूथ प्रैक्टिस सेट नंबर 81। 81 में जो है हम लोग का क्या है उसको देखते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग का क्वेश्चन क्या होगा उसको देखिए। मुंडेल द्वारा दिए गए परिवर्तन के नियमों को क्रम में व्यवस्थित करना है। कच्चे माल में परिवर्तन, उत्पादन क्रम में परिवर्तन, शारीरिक अवस्थाएं और गति में परिवर्तन, तैयार उत्पाद में परिवर्तन, कार्य व्यवस्थाएं और उपकरण में परिवर्तन। इसको आपको एक नियम से लगाना है। तो सबसे पहले शारीरिक अवस्था को आपको देखना, भाई शारीरिक अवस्था कौन सी है, सबसे पहले आप उसको देखिए, उसी के अनुसार काम करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि उसके अलग से आप काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे शारीरिक अवस्था एवं गति परिवर्तन आप देखेंगे। शारीरिक अवस्थागत परिवर्तन के बाद में आप कार्य देखेंगे कि आपके पास कार्य क्या है, कार्य करने के बाद आपके पास उपकरण किस प्रकार से है कार्य करने के लिए। ठीक है, तो कार्य व्यवस्था एवं उपकरण आप जो है क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, परिवर्तन करेंगे। यानी कि नंबर 5, 3,
5। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो है आप देखेंगे उत्पादन क्या करना है, उत्पादन जो है वही करना है या कुछ परिवर्तित करना है, यानी कि उत्पादन क्रम में परिवर्तन क्या है ये आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप क्या देखें, तैयार उत्पाद में परिवर्तन। अब आपका जो तैयार उत्पाद है उसको किस प्रकार से मॉडिफाई किया जाता है, उस प्रकार उसको किस प्रकार से बदला जाता है, उसको किस प्रकार से बदली वो परिवर्तन किया जाता है उसको देखेंगे। तो क्या होगा कि कच्चे तैयार उत्पाद में परिवर्तन क्या देखेंगे, उत्पाद में परिवर्तन। उसके बाद कच्चे माल, अब आपका तैयार उत्पाद हो गया, अब आपको माल को क्या करना है, बेचना है या बाहर भेजना है और जो भी है, तो आप क्या करेंगे, वो आपके पास कच्चा माल आएगा। कच्चे माल को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा, उसको जो है पैकिंग या उसको किस प्रकार से और व्यवस्थित किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, वो सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3, 5, 2, ऑप्शन नंबर आपका आ गया है 3, 5, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुंडेल के अनुसार प्रत्येक उच्चतर स्तर उसके नीचे के स्तर में गति बदलाव लाता है, इन बदलावों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, मुंडेल के अनुसार प्रत्येक उच्चतर स्तर उसके नीचे के स्तर में गति में बदलाव लाता है, इन बदलावों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देह की अवस्थिति व गतियाँ, कार्य की व्यवस्था एवं उपकरण, तैयार उत्पाद, कच्चा माल, उत्पाद अनुक्रम, ये आपको अभी मैंने दिखाया ऊपर वही चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना कि आपकी शारीरिक स्थिति किस प्रकार से होती है, उसकी गति किस प्रकार से है, आपको ये देखना, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना है कि आपकी कार्य करने की व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये भी हम लोगों ने भी देखा था ऊपर। ठीक है, उसके बाद में आप देखते हैं क्या, उसके बाद में आप देखते हैं कि उत्पाद किस प्रकार से हो सकता है, उत्पादन प्रक्रिया किस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया किस प्रकार से हो सकती है ये आपको देखना। तो क्या हो जाएगा कि आपका उत्पाद अनुक्रम हो जाएगा ना, उत्पाद अनुक्रम किस प्रकार से होता है, 5वां है। और उसके बाद में अब क्या हो जाएगा कि जो है आप क्या करेंगे कि तैयार जो आपका होता है तैयार माल यानी तैयार उत्पाद जो है वो क्या बन के निकलता है। जैसे सपोज दैट मैं आपको एक चाय का बागान देखती हूँ। ठीक है, अब सुनते रहो ध्यान से। सबसे पहले आपकी शारीरिक स्थिति किस प्रकार से, आप भैया हो करने लायक, खेती करने लायक हो, हाँ खेती करने लायक है, ठीक है। हमने जो है एक असम में अपनी खेत तैयार किया, मैं असम की रहने वाली हूँ, असम में मैंने खेत तैयार किया और असम में सीढ़ीनुमा खेत चाय पत्तियों के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बरसता है। तो सीढ़ीनुमा खेत से क्या होता है, पानी नीचे सरक जाता है, तो यानी कि हमारे जो है पेड़ पौधे जो है वो जो है फायदे में रहता है, सड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अपनी देख ली। अब कार्य की व्यवस्था देखेंगे, भैया ठीक है मैंने मान लिया मेरी शारीरिक स्थिति ठीक है, मैं कार्य करने लायक हूँ, लेकिन क्या मैं जब चाय पत्ती को उगाऊंगी तो क्या मैं उसको अच्छे से देखभाल कर पाऊंगी, क्या मेरे पास उपकरण है, क्या मेरे पास समय है, क्या मैं उसको जो है अपना समय दे पाऊंगी, मैं उसको खाद पानी दे पाऊंगी, हर चीज़ कर पाऊंगी। ये हो जाता है क्या आपका कि कार्य की व्यवस्था एवं उपकरण। ठीक है, उसके बाद में अब आपका ये हो गया। उसके बाद में आप देखते हो कि ठीक है भैया मैं इसको भी कर लूँगी, लेकिन मेरे पास जो सामान तैयार होगा तो किस प्रकार से तैयार होगा ये आपने देख लिया। अच्छा, इसके बाद में आपके पास आप फिर सोचते हो ठीक है भैया सामान भी मेरे पास तैयार हो जाए, मैं मेहनत कर लूँगी सामान आ जाएगा मेरे पास, तैयार हो गया सामान। अब तैयार सामान को भी व्यवस्थित करना है, तो क्या मैं मैन पावर इकट्ठा कर पाऊंगी या मैं उपकरण व्यवस्था से कर पाऊंगी, आपने ये भी देख लिया। अब आपके पास कच्चा माल आ गया, कच्चा माल मतलब जो आपके पास इस प्रकार से तैयार हो गया कि आप जो है थोक रूप में आप उसको बेच सकते हैं, आपके पास कच्चा माल आ गया। अब आप ये सोच लेंगे कि हाँ भैया कच्चा माल हो गया, अब मैं क्या करूँगा कि मैं पहले वहाँ के लोकल वेंडर से बात कर लूँगा, लोकल जो होंगे वो लोकल वाले अपना जो है करेंगे, देखेंगे लोकल वाले अगर उठा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं जो है नेशनल उस पर कारोबार अपना करूँ। चाय पत्ती अपने भारत में बहुत ज़्यादा उपयोग भी होती है। ठीक है, तो जो है ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ये आपको समझ में आ गया। तो तैयार उत्पाद आप क्या करें, उत्पादन करो, फिर तैयार उत्पाद को आप देखेंगे किस प्रकार से तैयार हुआ, तैयार हो गया, उसके बाद आपने क्या किया, कच्चा माल क्या किया, व्यवस्थित कर लिया। 1, 2, 5, 3, 4 ये आपका ऑप्शन है, देख लो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जब आटे में पानी मिलाकर गूंथा जाता है तब उस लोई में ग्लूटेन विकसित हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है,
यह चपाती को शुष्क आंच में पकाने पर उसमें भूरा रंग बनाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो क्या आप बताओगे, बताओ मुझे। तो जब आटे में हम लोग पानी मिलाते गूंथते तो उसका जो ग्लूटिन, आटे में ग्लूटिन प्रोटीन होता है गेहूं में, वो क्या हो जाता है, वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, गोंद बन जाता है। आप चावल का आटा गूंथो नहीं चिपकता है, खासकर ठंडे पानी से गूंथो तो बिल्कुल नहीं चिपकता, गर्म पानी से गूंथना पड़ता है। फरा बनाते सब लोग यूपी के हैं तो सब लोग तब फरा बनाते होंगे। चलो ठीक है, फरा नहीं बनाते कोई बात नहीं, बहुत चीज़ आटे से बनती है, चावल के आटे से बनती है, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बनती है। ठीक है, तो जब आप चावल का आटा गूंथो नहीं बनता, आप मक्के का गूंथो तो और भी नहीं बनता, आप ज्वार बाजरा तो बिल्कुल इकट्ठा ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब आप गेहूं गूंथो तो क्यों चिपकने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जब पानी पड़ता है तो ग्लूटिन फॉर्म में एक्टिव हो जाता है। और जब आप धीरे आंच पे पकाओ तो देर में आपके डेक्स्ट्रिन फटते, मैंने पढ़ाया था ना कि जब आप पराठा पूड़ी छानते हो तो डेक्स्ट्रिन उसमें जो होता है वो टूटने, जब टूटने लगता है फैट तो डेक्स्ट्रिन में टूटता है। तो और तेज आंच पे पकाओ तो और जल्दी टूटेगा, क्योंकि वो फिर जलने लगेगा, उसका डेक्स्ट्रिन तो एकदम से खराब होने, मतलब एकदम फटने लगेगा, है ना। तो क्या हो जाता है, पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा नहीं, चपाती को शुष्क आंच पे पकाओ तेज आंच पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि एक सत्य है और आर असत्य है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यंत्र विद्या के नियम जो देह की गति एवं खंड पर प्रयुक्त या लागू होते हैं कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, संबंधी बल है, भुजा स्थिति है, दूसरा है गतिमात्रा, और तीसरा है गतिमात्रा, चौथा है उत्तोलन। ठीक है, तो आपको बताएं इसमें कौन कौन से हैं कि जो है जब आप यंत्र विज्ञान के नियम जो देह की गति और खंड पर प्रयुक्त और लागू होते हैं उसमें क्या आता है। ठीक है, क्या आपका गुरुत्वाकर्षण, भुजा स्थिति, गतिमात्रा, उत्तोलन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब हम लोग की शारीरिक गति होती है, ठीक है, जब भी शारीरिक गति होती है यंत्र विज्ञान के नियम के से या बिना यंत्र के, तो गुरुत्वाकर्षण तो आएगा ही। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण आएगा। जब हम लोग झूला झूलते, आप कभी सोचो, कभी भी सोचो, अपने कोई भी चीज़ समझनी हो तो अपने जीवन से समझो। जब हम लोग झूला झूलते तो झूला तो फटाक से जो है नीचे आता है ना, लेकिन ऊपर करने के लिए मुझे पैर का सहारा लेना होता है या कोई पीछे से धक्का दे रहा होता है ऊपर जाने के लिए। क्यों, क्योंकि ऊपर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, नीचे गुरुत्वाकर्षण है, तो जब नीचे आते तो फट से आ जाता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए मेहनत लगती है। तो गुरुत्वाकर्षण तो आएगा ही आएगा हर स्थिति में। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा क्या कि आपकी जो गति है, गति यंत्र विज्ञान के नियम जो देह गति और खंड पर प्रयुक्त होती है, तो गति जो होती है वो है वेग, संवेग, गति, ये आपके जो है लिए सबसे जो है ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण के बाद महत्व देती है, गति की बात हो रही है। और उसके बाद में आपकी क्या हो रही है, उसके बाद में उत्तोलन, उत्तोलन मतलब उठाना। ठीक है, उठाना, तो जब भी आपको जो है क्या होगा कि देह गति की बात होगी तो उत्तोलक भी आएगा इसमें, भाई अपने शरीर को गति देने के लिए तो आपको थोड़ा बहुत, विज्ञान यंत्र की बात हो रही है, थोड़ा बहुत अपने शरीर को उठाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग जंप करते हैं, जंप करने में क्यों थकते हैं, जंप करने में क्यों थकते हैं, क्योंकि जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं है ऊपर ना, नीचे आ रहे नहीं थक रहे, लेकिन ऊपर जा रहे थक रहे हैं। कूदा कादी करते हैं, जंपिंग जैक करते हैं, जब हम लोग कभी एक्सरसाइज वगैरह आप लोग करते हो तो पता नहीं, करना चाहिए वैसे। ठीक है, तो जो इसमें ऐसा होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाता है क्या, आपका आ जाएगा पहला, और इसके बाद में तीसरा, और इसके बाद में चौथा, ये आपका आंसर आ जाएगा, अपना आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किन के सुधार के केंद्र में रखकर शुरू किया गया था। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ना, ये जो आपका वो आता है ना टेट सी टेट, इसमें पढ़ने के लिए आता है, जिसने दिया होगा उसको पता होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कक्षा, मूल्यांकन विधि, अध्यापक शिक्षा, शिक्षण सामग्री। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड पे आप लोग को पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पे क्यों पढ़ाती हूँ, तो सबसे पहले क्या हो जाता है आपका व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है कक्षा। आपको कक्षा मतलब क्लास, आपको मैं जो है अपनी तरफ केंद्रित करती हूँ। कैसे केंद्रित करूँ, आप सिर्फ मेरा फेस देखो, जैसे मेरा अभी आप लोग फेस नहीं देखते हो तो आप वॉइस पे केंद्र करते हो मेरे, लेकिन जब आप मेरा फेस देखते हो और जो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ आप लोग बोलते हो दीदी दिख नहीं रहा, बोलते हो ना, तो दिख नहीं रहा, यानी कि कक्षा को केंद्रित करने के लिए, उसको जो है वहाँ पर ध्यान देने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करते हो, अध्यापक, जो अध्यापक शिक्षक होता है, मतलब अध्यापक का जो शिक्षण कार्य होता है वो उसी पर होता है, वो बच्चे को उसी पर समझाता है। ठीक है, और एक वो शिक्षण सामग्री है,
ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, चौक, ये सब क्या शिक्षण सामग्री है। डस्टर शिक्षक सामग्री है। बुक जो आपकी कॉपी मिलती है अध्यापकों के लिए शिक्षण सामग्री में आ जाती है। तो क्या क्या हो जाएगा आपका, कक्षा हो जाएगा, अध्यापक शिक्षक हो जाएगा, शिक्षण सामग्री हो जाएगी। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तीनों आपका सही है। 1, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। तो QWL उन मूल्यों का वर्णन करता है जिनका संबंध कार्यस्थल पर मानव अनुभूति की गुणवत्ता के साथ है। ठीक है। दूसरा आता है कि QWL कार्य वातावरण तथा व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी से संबंधित कारकों को प्रभावित करता या प्रभावित होता है। तो सबसे पहले तो QWL क्या है इसको आप लोग समझिए। ठीक है, सबसे पहले QWL क्या है इसको समझिए। QWL मतलब होता है क्या, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। QWL का मतलब होता है, मतलब कि आप कितने अच्छे से कार्य करते हैं उसी को QWL बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, QWL का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ये इसका फुल फॉर्म है। तो क्या है कि जो है QWL जो होता है ये जो है मूल्यों का वर्णन करता है कि आप किस प्रकार से कार्य करते हो जिसका संबंध कार्यस्थल पर मानव अनुभूति की गुणवत्ता के साथ होता है। सही है, ठीक है, क्योंकि ये वर्क लाइफ का क्वालिटी बता रहा है। और एक कार्य वातावरण तथा व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी से संबंधित कारकों को प्रभावित होता है या कारकों से प्रभावित होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तभी तो पता करेंगे ना कि इस प्रकार से कार्य करता है QWL। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा भाई 1 सही है और दोनों सही, दूसरी सही व्याख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है और जो है पहले की दूसरी सही व्याख्या है। ठीक है, तथा दोनों, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ ना, आपका हो जाएगा A और R। A और R दोनों सही है और R इसकी सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसमें चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सूची 1 के पदों को सूची 2 से मिलान करना है। तैयार पदार्थों में परिवर्तन लाना, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन लाना। ठीक है, उत्कर्ष केंद्र का उपयोग में लाना, कच्चे मालों में या कच्चे पदार्थों में परिवर्तन लाना क्या होता है। सब्जी काटने के बोर्ड का उपयोग करना, कागज के नैपकिन का उपयोग करना, इडली मिश्रण का उपयोग करना, शारीरिक गति में सुधार करना। ठीक है, तो इसको आप मिलान करें तो तैयार पदार्थों में परिवर्तन लाना क्या होता है बताएं। तो सुनिए, तैयार पदार्थ में परिवर्तन लाना मतलब कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास रोटी है। ठीक है, मेरे पास क्या है, रोटी है। मैं देखिए बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप बहुत ही साधारण उदाहरण देती हैं, दूसरे दूसरे सुनने को मिलता है बहुत साधारण उदाहरण देती हैं। अब आपको तो मैं मार्स का उदाहरण नहीं दे सकती ना, क्योंकि मार्स पे तो आप गए नहीं हो और मैं भी नहीं गई। ठीक है, या मैं आपको एरोप्लेन का उदाहरण नहीं दे सकती, आप बैठे हो या नहीं बैठे हो वो आप ही जानते हो ना। मुझे तो ये लग रहा है ना कि कोई नहीं बैठा, सब नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, मेरी नौकरी लगेगी पैसा होगा। तो भैया ज़्यादा तो नहीं, कम से कम एक मैं अर्टिगा या क्रेटा खरीद लूँगी और इसके बाद मैं जो है अपना उससे चलूँगी। साल 2 साल 3 साल में पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठा करके एक आध बार जो है एयर की जो है वो ले लूँगी, एयरवेज का जो है वो ले लूँगी मैं आराम से एरोप्लेन पे घूमने। यही मैं सोचती हूँ ना। अब मैं आपसे बोल दूँ भैया मैं मार्स पे मंगल ग्रह पे गई थी, मंगल ग्रह पे पानी नहीं था, अब अगर आपको वहाँ पानी मिल जाए तो आप बताइए क्या करेंगे उसका। तो आप ये सोचोगे यार मैं मंगल पर ग्रह पे गई ही नहीं हूँ तो मैं पानी कहाँ से पाऊंगी। तो उदाहरण इसीलिए मैं बहुत साधारण सा देती हूँ। ठीक है, अब कच्चे माल में अब आपको तैयार पदार्थों में परिवर्तन मतलब आपको सादी रोटी आपने बना के रखी है। ठीक है, आपने सब्जी नहीं बनाई, आपने दाल नहीं बनाई, या नहीं है या ख़त्म हो गया कुछ भी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको उपयोग कैसे करेंगे। नमक तेल लगा के उपयोग कर सकते हैं, घी लगा के उपयोग कर सकते हैं, घी नमक लगा के उपयोग कर सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, जैम लगा के खा सकते हैं, जो कि आज के समय में बहुत बढ़िया है कि जैम लगा के खा लो। ठीक है, अब तेल नमक वाले तो सिस्टम रहे नहीं, अपने अपने बच्चों को खिलाना चाहिए, ज़रूर खिलाना चाहिए। अगर हो सब्जी तेल ना तो भी कभी घी नमक लगा के कभी तेल नमक लगा के बच्चों को रोटी दो, उनको पता चले कि हाँ ऐसी भी रोटी होती है। ठीक है, तो यही है कि जो है तैयार पदार्थों में परिवर्तन क्या होता है, कागज के नैपकिन का उपयोग करना। मतलब कि नैपकिन जो होती है किसकी बनी होती है, कागज की बनी होती है और उसका हम लोग उपयोग करते हैं नैपकिन के रूप में। हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन लाना क्या होता है, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन लाने का मतलब होता है शरीर की गति में सुधार लाना। मतलब कि आप बैडमिंटन खेल रहे हो, खेलने की इच्छा है आपकी, लेकिन आप अपने जगह पे खड़े रह के खेलोगे तो अपनी जगह पे खड़े रह के खेलो कैसे होगा। आप रस्सी कूदना चाहते हो लेकिन आप हाथ नहीं हिलाना चाहते, आप खुद नहीं कूदना चाहते हो तो नहीं होगा ना। तो हाथ और
और जब पैर की गति को आप सामान्य रखोगे या उससे अच्छा रखोगे तो आप शरीर की गति होगी आपकी, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, उत्कर्ष केंद्र में उपयोग लाना। उत्कर्षण केंद्र में मतलब कि आप किसी चीज़ को और अच्छा करना चाहते हो, तो सब्जी काटते हो, चॉपिंग बोर्ड नहीं है अगर किसी के पास तो रखो चॉपिंग बोर्ड। क्यों रखो चॉपिंग बोर्ड? आप ठीक है आपके पास पैसे नहीं, 250-300 रुपये है, कोई बात नहीं, पटरा होगा घर में, अच्छे से उसको धुल उल लो और रख लो, ठीक है। पटरा भी नहीं घर में, चौका होगा, चौका सबके घर में 1 या 2 चौका तो होता ही ना, तो सब्जी चौके पे काटना शुरू करो। चौके मतलब समझ रहे हो, चकला जिस पे रोटी बनाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है ना, जो आपकी फिंगर्स होती है ना, इस पे कट का निशान लग जाता है पहले तो, वो गंदा लगता है। दूसरी बात जो इसको आप बराबर काटते रहते हो तो उसमें घाव हो जाता है, वो भी दिक्कत आती है, तो आप उस पर काटना चालू कर दो। तो क्या हो जाता है, उत्कर्षण में क्या हो जाता है कि आप क्या करेंगे, सब्जी काटने का बोर्ड का उपयोग करने लग जाएंगे। कच्चे पदार्थों में परिवर्तन आना। कच्चा पदार्थ मतलब कि जो है आपके इडली का मिश्रण की यहाँ से बात हो रही है, आपका कच्चा पदार्थ आपने आटा गूंथ के रख दिया है, उसका रोटी पकाना है, तो यानी कि कच्चा पदार्थ से पक्का पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आपके इडली का मिश्रण इसमें दिया उदाहरण, इडली के मिश्रण को आपने इडली बना दिया तो क्या है, कच्चे पदार्थ से पक्के पदार्थ में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3, ठीक है। इसको मिला लीजिएगा, यही आपके ऑप्शन का क्या है, सही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है कि कार्य सरलीकरण की प्रथम कक्षा हाथ और शरीर की गतिविधि से संबंधित है। 2 मिनट में नूडल बनाना इसका एक उदाहरण है। ए और आर सही है या गलत है, तो देख लो भैया। पहले तो सबसे बड़ी बात है, कार्य सरलीकरण की प्रथम कक्षा हाथ और शरीर की गतिविधि से संबंधित है, ये तो सही बात है, ठीक है। ये क्या है, सही बात है। क्यों है, मशीन का उपयोग करोगे तो भी कपड़े मशीन में डालने पड़ेंगे, मिक्सी में जो है आपको सब मिर्चा सिरचा प्याज लहसुन ये सारी अदरक वदरक काट के डालना पड़ेगा। प्रेस करने के लिए आपको धोबी के यहाँ कपड़ा देना है तो भी आपको कपड़ा फोल्ड करके और गिन के देना पड़ेगा, ठीक। लेकिन आपके 2 मिनट नूडल्स कुछ हद तक सही है। क्यों, क्योंकि आज तक मैगी किसी के 2 मिनट में नहीं बनी, आप कैसे भी बना दो, आप उसको कुछ मत करो, पानी रखो, उसी मैगी डाल के ढाँक दो तो भी कम से कम 5 मिनट लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए सही है और आर थोड़ा सही है, पूर्ण रूप से सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको देखना है वैज्ञानिक के नाम, उनके योगदान को सम्मिलित करना। ग्रॉस, क्रैंडल, मुंडेल, लिलियन गिलबर्ट और लोकबर्ट व बरेट सबने क्या दिया है बताइए। तो सरल पेन और पेंसिल तकनीक, गृह प्रबंधन, गृह कार्य की ऊर्जा संबंधी लागत और परिवर्तन की श्रेणियां, सबने क्या दिए हैं जरा देखते चलते हैं, ठीक है। तो सबको पता है ग्रास और कैंडल का, आप जब गृह प्रबंध की परिभाषा पढ़ते हो तो बहुत अधिक परिभाषा दे रखी है ना, यानी कि गृह प्रबंध को ग्रास कैंडल ने अपने शब्दों में बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश की है, ठीक है। ग्रास और कैंडल ने गृह प्रबंध को अपने शब्दों में बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश की है। मुंडेल ने क्या किया है, मुंडेल ने अभी बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, परिवर्तन की श्रेणियों को दिया हुआ है, ठीक है। कच्चे माल, पक्के माल, शारीरिक गति, अशारीरिक गति, सारी चीज़ है। तो क्या हो जाता है, मुंडेल ने परिवर्तन की जो है क्या दी है, श्रेणियाँ दी हैं या श्रेणियाँ दी हैं, ठीक है। इसके बाद लिलियन गिलबर्ट ने आपको सरल जो है पेन और पेंसिल तकनीक को बताया है, किस प्रकार से पेन पेंसिल तकनीक को हम लोग उपयोग करते हैं। और लॉन्गवर्थ या बरेट ने क्या दिया है, गृह कार्य संबंधी लागत दिया है, गृह कार्य संबंधी ऊर्जा लागत दिया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 4 1 3 आपका जहाँ पर है वही सही है, देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण का अर्थ वह है समय तथा ऊर्जा की उपलब्ध मात्रा में अधिक काम को अंजाम देना। बिल्कुल सही है, काम को दक्षता पूर्ण करना, ये आपका क्या है, तो ये आप बताइए कि सही है या गलत है। तो पहला तो ये आपका बिल्कुल सही है कि कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है कि समय ऊर्जा के अधिक कम, जैसे 24 घंटे आपके पास भी 24 घंटे मेरे पास भी है, किसी का काम होता नहीं, किसी का काम बहुत होता है। मुझसे सब लोग कहते हैं कि आप कैसे काम करते हो, या मैं भी बहुत लोगों से पूछती हूँ, बहुत लोग मेरे भी ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं, फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि जो है कैसे करते हो। मेरी एक फ्रेंड है वो जो इंस्पेक्टर है, तो मेरे साथ पढ़ी थी, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि जो है अभी कल आई थी मेरे घर, तो उनसे मैं पूछती हूँ यार तुम कैसे कर ली, तो तुम्हारा 24/7 आ रहा है, बच्चा भी है तुम्हारा। तो क्या होता है, सब लोग पूछते हैं ना सबसे कैसे होता है, तो यही होता है ना, कम समय में ज़्यादा काम करना, कि सवेरे उठे खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते मशीन में कपड़े डाल दिए, मशीन के कपड़े साथ साथ कपड़े तो जो है गिन के बंडल बना दिया, और जाते समय धोबी को पकड़ा दिया, रास्ते में धोबी है कि भैया ये लो कपड़े लो, रास्ते वाले ही को प्रिफर हम लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, ताकि जो है आराम से हो जाए सब कुछ, ठीक है। इसके बाद में जो है आपका क्या हुआ कि मिक्सी में जो है आप मसाला पीस रहे हो, तो आप 3-4 टाइम का पीस के और जो है एक कंटेनर में जो है जिससे जो है आपका क्या होता है, जो है एक डिब्बा बंद होता है ना, उसको क्या बोलते हैं,
जिसमें हवा ना जाए, तो उसमें आप जो है मसाला पीस के रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें करते हैं हम लोग, ठीक। सही, कार्य को दक्षतापूर्ण करना, सही बात है। अगर कार्य दक्षतापूर्ण नहीं होगा तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो ए तथा आर दोनों आपका क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। ए और आर आपका क्या हो जाएगा, दोनों सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है। अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अब आसान से क्वेश्चन है, मिलान वाले बहुत कम है शायद। एर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियाँ, शारीरिक माप, शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव दक्षता, उपरोक्त सभी। तो एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कार्य वातावरण जनित परिस्थितियाँ, शारीरिक शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक आ जाती, मानव आ जाता है, वहाँ पर हो जाता है। अब कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियाँ, तो कार्य भी शरीर से आ गया, वातावरण जनित परिस्थितियाँ भी शरीर से ही यहाँ पर जोड़ी जाएंगी क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो उपरोक्त सही आ जाएगा। ये तो है नहीं, बी सी सही है। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है, सुई धागे से, पेन पेंसिल से, पिन और सुई से, पिन और धागे से। पाथवे चार्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो पाथवे चार्ट किससे संबंधित है जरा बताएं, पाथवे चार्ट किससे संबंधित है बताएं, पाथवे चार्ट आपका किससे संबंधित है। तो पाथवे चार्ट में क्या होता है आपका, पाथवे चार्ट जो होता है वो पिन और धागे से उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि ये कार्य और समय को जो है देखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। कार्य सरलीकरण से क्या तात्पर्य है, सरल कार्य करना, कम कार्य करना यानी कम कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना, कार्य के अनुसार उपकरण और मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, पेंसिल तकनीक व तकनीक से किया जाता है परिवीक्षण, बुनाई, कार्य सरलीकरण, टेक्सचर विश्लेषण। पेन और पेंसिल से क्या किया जाता है, तो पेन और पेंसिल से आप क्या करते हैं जरा बताएं। तो आपका जो पेन और पेंसिल है उससे हम लोग करते हैं कार्य सरलीकरण, क्या करते हैं, कार्य सरलीकरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, समय प्रबंधन के औजार हैं, शिखर, भार, कार्य वक्र, ठीक है, दीवाल, घड़ी, कलाई घड़ी, दौड़ना और कंप्यूटर, ठीक है। आपका समय प्रबंधन है, क्या है बताइए, समय प्रबंधन के औजार हैं, ठीक है। समय प्रबंधन के औजार हैं, कौन औजार की बात हो रही, क्या क्या है बताएं। समय प्रबंधन की बात हो रही, शिखर, भार और कार्य वक्र, दीवाल, घड़ी, कलाई घड़ी, दौड़ना और कंप्यूटर। तो इसमें आपका कहा जाता है शिखर भार और कार्य वक्र। अब आप सोच रहे होंगे शिखर भार क्या होता है, शिखर भार होता है पीक लोड। जब आपका जो है समय प्रबंधन करते हैं तो आपके ऊपर बहुत काम आता है, तो पीक लोड आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप काम को बांट देते हैं जब पीक लोड आता है आपके ऊपर तब, यानी कि पीक लोड। और इसके बाद में कार्य वक्र, कार्य वक्र यानी कि जो है आपका जो है वर्क कर्व, ठीक, कर्व मतलब वक्र होता है, टेढ़ा होता है। इसमें क्या होता है कि जो है आप अपने किसी काम को, मान लीजिए बहुत काम करना है आपको, मान लो आपको किचन में काम देना है, किचन में रोटियां बनानी है, तो आपने बहुत सारी रोटियां बनानी है, मान लो 10 आदमी आपके यहाँ परिवार में है, 10 के लिए बनानी है, तो उसको देखना होता है कि जो है आपने इतने देर में कितनी रोटियां बनाई, ठीक है। तो ये आपका समय प्रबंधन के औजार होते हैं, ठीक, कि हाँ जो है इतनी रोटियां मैंने इतने समय बनाई, अब कल से मैं इतना समय लगाऊंगी, इसके लिए मुझे क्या उपकरण का उपयोग करना पड़ेगा, मुझे किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, ये होता है। इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है, समय योजना मौसम के अनुसार होनी चाहिए, वाक्य गलत की बात हो रही है। समय योजना कठोर होनी चाहिए, समूहीकरण समय से बचत होती है, समय योजना लचीली होनी चाहिए। तो बताइए, समय योजना मौसम के अनुरूप होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। अब आपका मौसम बरसात का चल रहा है और आप क्या करेंगे, बरसात के मौसम में रात में आप 12 बजे आएंगे अपने काम से, तो दिक्कत होगी, पानी भरा रहेगा, ठीक है। या जो है आपका समय योजना जो है ठंडक में आपको क्या है कि जो है बोल दिया जाए भैया सवेरे 5 बजे उठ के और फला जगह को जो है जाकर आना है, तो आपको समस्या होगी, आप कहेंगे भाई धूप उप हो जाए तो थोड़ा निकलते हैं, ठीक। गर्मी में आपको बोल दे भैया आपको जो है 2 बजे जो है जाकर फला जगह से और आना है, तो आपको दिक्कत होगी भाई, धूप लग जाएगी, तो थोड़ा सा छाया हो जाए, ऐसा हम लोग करते हैं ना। हर काम अपना या तो 10-11 बजे करके पहले कर लेते हैं, और या तो फिर 3 बजे 4 बजे के बाद करने की कोशिश करते हैं। बैंक वैंक का काम हम लोग या तो सवेरे करने की कोशिश करते हैं, सवेरे कर लिया जाए, क्योंकि बैंक वगैरह 5 बजे बंद हो जाता है, तो फिर 3-4 बजे से जो है अपना जाकर काम करो, ठीक। समय योजना कठोर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसलिए नहीं कठोर होनी चाहिए क्योंकि मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई, मान लो कोई काम आन पड़ा जाए, मैं वीडियो नहीं बना पाती आपके लिए क्योंकि कोई ना कोई मेरे यहाँ आ गया, देख किसी को पूछने वाला, किसी को देखने वाला, कोई बच्चों को काम पड़ गया, तो समय योजना कठोर नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर समय योजना कठोर नहीं होनी चाहिए, और सारी चीज़ें सही हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों के करने में बाधक होता है, आराम, ऊर्जा, थकान, कोशिश।
कौन सा कार्य ऐसा है जो बाद के कार्य को करने में समस्या प्रदान करता है? तो कौन सा का भाई, आपको आराम होगा तो आप दोबारा काम कर सकते हैं, आप ऊर्जा है तो दोबारा काम कर सकते हैं, कोशिश है तो दोबारा काम कर सकते हैं, लेकिन थकान लगी हुई है तो आप दोबारा काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोर्डरम थकान किस प्रकार की होती है? बोर्डरम थकान मतलब बोर हो रहे हैं हम लोग, ऊब रहे हैं, ऊबन वाली बात हो रही है। शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, पर परचुरेशन थकान, या ए और बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। आपको ये थकान बतानी है कौन सी थकान है, ठीक है। तो आपको बताएं बोर्डम थकान कौन सी थकान है, सॉरी बोर्डम थकान किस प्रकार की नहीं, तो बोर्डम थकान तो होती है मनोवैज्ञानिक थकान, ठीक है। बोर किस तरह से, दिमाग रूप से होते हैं ना, हम लोग खाली बैठे रहते कहते यार बोर हो रहा है चलो कुछ किया जाए, यार बोर हो रहा है चलो घूम के आ जाए, तो ये बोर्डम थकान है, ये मानसिक थकान है। आपकी जो बोर्डम थकान है वो शारीरिक थकान नहीं है। यहाँ पर बी और सी दिया हुआ ना, तो बी तो निकल गया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अब परचुरेशनल थकान और शारीरिक थकान में शारीरिक थकान जो है आपकी, ये बोर्डम थकान के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा ग्लास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है, यह स्पष्ट विषय। एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा ग्लास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है, स्पष्ट है। मांग के नियम का, सीमांत उपयोगिता, ह्रास का नियम, उत्पत्ति ह्रास का नियम, पूर्ति का नियम, ठीक है। तो बता दीजिए क्या होता है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति है, उसको आपने एक ग्लास पानी पिला दिया, उसको बड़ी तृप्ति मिली, ठीक है। और जब आप दूसरा ग्लास वो पीता है या आप पीते हो या उसको पिलाते हो, तो दूसरा ग्लास पी के कहता है चलो ठीक है, क्योंकि पहले बार पहले ग्लास में ही उसको बहुत तृप्ति मिल गई है, उसको पहले ही ग्लास पीने से बहुत संतोष मिल गया, तो दूसरे ग्लास से उतना संतोष नहीं मिलता। तो क्या हो जाएगा ना कि सीमांत उपयोगिता ह्रास करने, मतलब सीमा जितनी थी उतनी, तो जितनी उसको प्यास वाली सीमा थी उसकी, तो प्यास वाली जो एक चुल मची थी पानी पीने की, वो तो फर्स्ट क्लास में ख़त्म हो गई। सेकंड क्लास में तो उसको अपना मन नहीं, अपना पेट भरना है कि मतलब एक ग्लास और पी के थोड़ा सा तृप्ति पा लेते हैं, ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता के ह्रास का नियम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि हैं। एलिमिनेटेड स्टैटिक कार्य, एलिमिनेटेड स्टैटिक कार्य और डायनेमिक कार्य। इसके बाद में क्या है? एलिमिनेटेड डायनेमिक कार्य, समय और श्रम बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग। तो गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि क्या है? समय और श्रम बचत करने वाले उपकरणों का उपयोग करेंगे। ये आपका चौथा नंबर का ऑप्शन है, जो कि मैं इसमें पिक्चर नहीं ले पाई, ये लिख नहीं पाई हूँ, तो ये चौथा ऑप्शन आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। निम्न में से कौन समय व्यवस्थापन यंत्र नहीं है? पीक लोड, कार्य वक्र, विश्राम काल, थकान। तो समय व्यवस्थापन देख लो, आप लोग सोचोगे अभी इसमें कि पीक लोड कैसे है, वर्क कर्व कैसे है, विश्राम। देखो पीक लोड मतलब जब आपके पास बहुत कार्य होता है तो आप क्या करते हो? व्यवस्थित करें कि आप काम बांट देते हो। वक्र क्या होता है? जब आपके पास बहुत ज़्यादा कार्य हो जाता है तो आप देखते हो 1 घंटे में भैया मैं 50 रोटी बना रही हूँ, मेरे से तो नहीं होने वाला, चलो ठीक है मैं 20 रोटी बना के फिर मैं उठ जाऊँगी, मैं दूसरा काम कर लूँगी और आप दूसरा काम कर लेना, आप रोटी बना लेना, किसी से आप बोल दो, ठीक है। विश्राम काल, आप बहुत ज़्यादा जो है थक गए हो, आपको जो है मन नहीं कर रहा, तो आप विश्राम कर सकते हो। आपका जो थकान है ना, ये थकान जो है ये समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। एर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं कार्य, वातावरण, परिस्थितियाँ, शारीरिक, वही सेम क्वेश्चन है, और मानो ये उपरोक्त सभी आपके ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्या है? निम्न में से कौन समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। पीक लोड है, कार्यवक्र है, विश्राम काल है, थकान नहीं है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, थकान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पाथवे चार्ट, कौन सा चार्ट है आप बताओ? सेवानिवृत्ति, बोर्डम और आयोजन। तो आपको सबको पता है, सब लोग समझ लो पाथवे चार्ट। आपका बोर्डम किससे आ जाता है? आपका बोर्डम आ जाता है थकान से, तो क्या है? सही है, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या आता है? आयोजन, आप प्रबंध किस प्रकार से करते हैं, आयोजन आ जाता है। पाथवे चार्ट क्या आ जाता है? कार्य सरलीकरण से आता है। सेवानिवृत्ति मानसिक थकान से नहीं आता, सेवानिवृत्ति आता है जब आप किसी जगह सेवा नहीं दे पा रहे हो, आपकी एक एज लिमिट हो गई है, आपकी एक क्षमता की लिमिट हो गई है, अब आप कार्य नहीं दे पा रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? सेवानिवृत्ति हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या जो है? बी एकदम सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देख लेते हैं।
धन कैसा साधन है? मानवीय, अमानवीय, मानवीय तथा अमानवीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था सीधा। प्रत्यक्ष मतलब होता है जो आपको रुपए देकर ना मिले, अप्रत्यक्ष मतलब होता है जो रुपए दे के मिले, सेम चीज़ वही है। मानवीय जहाँ रुपए खर्च ना हो, अमानवीय जहाँ रुपए हों, ठीक है। यानी कि आपने किसी को आपने किसी से किसी को काम दिया, ठीक है, आपको कि आपने किसी से पैसे दे के काम लिया, वो अमानवीय है। आपने किसी से पैसे बिना पैसे दिए काम ले लिया, वो क्या है? मानवीय है। तो धन कैसा जो है आपका साधन है? अमानवीय साधन है धन, ठीक है। एक तरफ समझ लो ये कि जो है जिसके पास धन है वो घमंडी है, वो मानव मनुष्य में नहीं रहता। बोलते हैं ना, अरे हम लोग क्या बोलते हैं देसी में, मनई में ना रहते, बहुत इनके रुपया हो गया, वरना तो मनई में ना रहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि आदमी में नहीं रहते, मतलब कि इनके पास धन है, तो ये समझ लो कि घमंडी आदमी, इसके पास धन, यानी कि अमानवीय व्यवहार में चला गया है। धन से जो चीज़ मिल रही है वो अमानवीय है, और जो चीज़ धन से नहीं मिल रही है वो मानवीय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लेते हैं। किस साधन की गुणवत्ता सीमाएं, किस साधन की गुणात्मक सीमाएं हैं? ऊर्जा, भौतिक पदार्थ, धन, ज्ञान। तो गुणात्मक सीमा की बात बोल रहा है, ठीक है। तो ऊर्जा की कोई सीमा नहीं है, ऊर्जा तो आप कितनी भी लगा सकते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि सीमा है भैया मैं सवेरे 1 घंटा काम करके अब नहीं काम कर पाऊंगी। भौतिक पर धन की कोई सीमा नहीं है, आप जितना मन करे उतना खर्च करो, जितना मन करे उतना कमाओ। भाई अंबानी को देखो, और जो है वो जो गुजराती था वो सारा रुपए लेके लूट के लेके चला गया। तो धन की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान की तो वैसे भी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। बुढ़ापे तक तो ज्ञान रहता है। भौतिक पदार्थ की सीमा होती है, ठीक है। भौतिक पदार्थ की आपकी मिक्सी, आपकी वॉशिंग मशीन, आपकी फ्रिज, आपका कूलर, आपकी एसी सब खराब होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है लक्ष्यों का जानना, धन का विश्लेषण, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, आय तथा आवश्यकता में सामंजस्य। ये बताओ कि आय में क्या जरूरी होता है, आय के लिए क्या जानना जरूरी होता है। देख लो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जब भी आप लक्ष्य को जानते हो तो आय का व्यवस्था कर पाते हो। साथ ही साथ एक चीज़ है, आय तथा आवश्यकता का सामंजस्य भी होता है। लेकिन आय व्यवस्थापन के पहले क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लक्ष्य को जानेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आय कितनी आई और कितनी आवश्यकता है, कितनी बचत करनी है, बचत के माध्यम से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा आपका, लक्ष्यों को जानना, ठीक है। लक्ष्यों को पहचानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य और मानसिक संतुष्टि दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। पारिवारिक सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों, अगर समस्या आपके जो समय है वो व्यवस्थित रहता है तो एक तो आपके जो है पारिवारिक जो है वो बिल्कुल अच्छे से जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। भाई बच्चे को टाइम चाहिए, मम्मी को टाइम चाहिए, पापा को टाइम चाहिए, भैया को टाइम चाहिए, बाबा को, दादी को, सबको टाइम चाहिए, ठीक है। और मानसिक संतुष्टि भी मिलती है, भैया मैंने अपने बच्चों को टाइम दे दिया, हाँ बड़ी खुशी मिली, भैया मैंने बच्चों को टाइम दिया। गर्मी की छुट्टियाँ थी ना, सब लोग अपने बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड कर रहे थे। कोई बच्चों को कहीं घुमाने ले जा रहा है, कोई मामा के यहाँ ले जा रहा है, कोई बाबा के यहाँ ले जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है ना। तो क्या होता है, सबको संतुष्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना या परिभाषा किसकी है। ये मैंने आपको करवाया था परसों, जब इसके पहले वाला 81 है ना, 80 में मैंने आपको कराया था, तो इसका आंसर आप मुझे दोगे। 80 में मैंने आपको करवाया था, इसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। देखिए, स्मिता या समिता जी या नम्रता जी या कोई 1-2 व्यक्ति, सिर्फ इनका नाम ना लेना पड़े, कम से कम मुझे 8-10 लोगों का नाम लेना पड़े, या ये कहना पड़े कि भाई बहुत लोगों ने आंसर किया। प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है, वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है किसका, उपकेंद्रण का, अपोहन का, उत्क्रम प्रसारण का, विसरण का, ठीक है।
तो अपकेंद्रण का मतलब क्या होता है? अपकेंद्रण का मतलब होता है कि आपके एक केंद्र पे टिकी हुई चीज़ें हैं और वो गोल गोल घूम रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन, मिक्सी, ये सारी अपकेंद्रण पे आती हैं। या आपकी जो चक्कर गिन्नी होती है, जो एक्सरसाइज की एक जो है एक इक्विपमेंट है, ठीक है, ट्विस्टर बोलते हैं उसको। ये सारी चीज़ें किस पे? अप केंद्रण पे काम करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुंडेल के कार्य सरलीकरण के 3 परिवर्तन को के वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला परिवर्तन है उत्पादन में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण व उपकरण परिवर्तन, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका सबसे पहला मैंने बताया था, अभी जो 2-3 क्वेश्चन आया था पीछे, उसमें क्या था? हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। की गतियों में, ये का नहीं होगा, ठीक है, की गतियों में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, श्रम की बचत करने वाले उपकरण का प्रयोग, कार्य स्थान को संगठित करना, कार्य क्रिया में कौशल विकास, ठीक है। तो कार्य सरलीकरण का अर्थ होता क्या है? तो देखिए, इसमें मैं बता दूं आपको, दोनों आंसर इसमें सही माने जाएंगे अपने अपने टाइम पर, इसलिए कि इसको आप क्या हो सकता है कि जो है आपका जब ये क्वेश्चन आए तो आयोग किसी का 1 माने, किसी का 2 माने। पहला तो कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन सही है कि भाई आपका कार्य जो है वो जो है ज़्यादा समय लगता है तो आप उसको परिवर्तित करें। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप उपकरण का उपयोग करें, ठीक है। तो ये दोनों सही माना जा सकता है, इसलिए आप इसको दोनों सही मान के चलें। जब एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पर अपना दिमाग लगा लीजिए, जो आपको सबसे शुद्ध सटीक सही लगेगा उस पर टिक मार कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि भगवान भरोसे ही छोड़ देना ही आसान है, ठीक है। चले, सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है बुनना, आटा गूंथना, फर्श पोंछना, डस्टिंग, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हम लोग के यहाँ जो बताते हैं, क्या बताते हैं? फर्श पोंछने की पोछा लगाना, ठीक है, वो सबसे कठिन कार्य में आता है। कार्य सरलीकरण के प्रमुख 2 तकनीक हैं, औपचारिक अनौपचारिक मार्ग एवं प्रक्रिया चार्ट, अस्थायी और लचीला, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका कार्य सरलीकरण के 2 प्रमुख तकनीक कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी क्या? औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। इसके बाद में जो है उसके अंतर्गत है प्रक्रिया चार्ट, प्रबंधन है, ये है पिन सुई है, फला है, पेंसिल है, कलम है, जो भी आता है। सबसे पहले औपचारिक अनौपचारिक आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धन, समय तथा शक्ति तीनों को अधिक आवश्यकता होती है जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में, जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में, उपर्युक्त में से सभी। तो जब आपकी धन, समय और शक्ति तीनों की अधिक आवश्यकता होती है जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में, क्या होता है? सिर्फ पति पत्नी होते हैं, इतनी समस्या नहीं होती, इतना धन की आवश्यकता नहीं होती है। जीवन चक्र की दूसरी अवस्था जब आती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो है आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनको देखना भालना, स्कूल भेजना, ये सारी चीज़ें, फिर बच्चे जो है उनको जो है और रुपए पैसे, उसके बाद इस आपको जो है क्या होता है, समय की भी उनको देना पड़ता है और आपको शक्ति भी चाहिए होती है उनके साथ में चलने के लिए। तो क्या होता है? ये ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि है, क्या है? अस्थैतिक कार्य कम करना, गतिक कार्य को कम करना, श्रम और समय बचाने के लिए उपकरणों का उपयोग करना, बारी बारी अस्थैतिक की गतिक कार्य करना। तो श्रम और समय का बचत करने के लिए उपकरण का उपयोग करें। निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? बजट चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट, परिचालन चार्ट। कौन सा कार्य सरलीकरण के लिए? तो बजट कहाँ बनता है? बजट के लिए बनता है, घर चलाने के लिए रुपए पैसे खर्च करने की बात होती है, तब बजट के काम होता है, नहीं कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। समय प्रबंधन एक यंत्र है, कार्य इकाई, कार्य वक्र, समय मानक, समय योजना, ठीक है। तो समय प्रबंधन क्या है? एक कौन सा है आपका? कार्य वक्र और पीक लोड, ठीक है। वर्क जो है कर्व था और पीक लोड था, तो यहाँ पीक लोड तो है नहीं, तो कार्य वक्र आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की आदतों को बदलना, श्रम साधनों का उपयोग करना, प्रयोग करना, कार्य मूलक स्थान का संगठन, कार्य संक्रियता में निपुणता विकसित करना, ठीक है। तो क्या हो जाता है? कार्य करने की आदतों को बदलना, मैंने अभी बोला था, ठीक है। मैंने क्या बोला था? अभी बोला था। यहाँ पर आपका कोई भी जो है देखिए ऐसा नहीं है,
आपको कोई उपकरण की बात नहीं आई तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता है वहाँ पर आपको ये नहीं दिया होता कि आप जो है दिमाग से काम करें, चतुरता से काम करें, तो वहाँ उपकरण की बात आएगी तो वहाँ उपकरण लगा दीजिएगा, ठीक है। और अगर दोनों आएंगे तो दोनों फिर भगवान भरोसे जो सही लगे वो लगाइएगा। कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है कम कार्य करना, आसान कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना, कार्य के अनुसार उपकरणों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। देख लीजिए यहाँ पर आपका क्या जाएगा, कार्य के अनुसार उपकरणों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देख लेते हैं। सूची 1 के सूची 2 से मिलान करना है। मूल्य, कार्य सरलीकरण, निर्णय प्रक्रिया, बजट पार करने दिया है। फॉरेट का सुझाव, मूल्य के परिवर्तन का वर्ग है। एंजिल का नियम है, प्रांग है। तो मूल्य किसका है, फटाफट बताइए। तो मूल्य किसने दिया है, मूल्य पार करने दिया है, सबको पता है किसने दिया है, मूल्य पार करने दिया है। कार्य सरलीकरण किसने दिया है, कार्य सरलीकरण ने। तो मुंडेल की जो है परिवर्तन जो आते हैं उसमें कार्य सरलीकरण आता है, ठीक है। निर्णय प्रक्रिया किसने दी है, निर्णय प्रक्रिया फॉलेट ने दिया हुआ, फॉलेट के सुझाव जो है वो निर्णय प्रक्रिया है। और बजट, बजट किससे चला जाएगा, एंजिल के नियम से चला जाएगा, ठीक है। बजट किससे, एंजिल के नियम से। प्रांग किससे जाएगा, प्रांग चला जाता है आपका रंग से, ठीक है। किससे चला जाता है, प्रांग रंग से चला जाता है। 1 3 2 4 आपका जो है वही सही है, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए देख लेते हैं। वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित है किंतु प्रयोग में नहीं लाया जाता है वह कहलाता है रिजर्व, भंडार, विकसित संसाधन, संभावित संसाधन। संभावित मतलब संभव है कभी उपयोग आ जाए, ठीक है, संभावित संसाधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलान करना है। व्यक्ति संसाधन, मित्र संसाधन, सामुदायिक संसाधन, पारिवारिक संसाधन, सामाजिक संबंध, मित्रता, घर, उपकरण, सौर ऊर्जा, राष्ट्र, रचनात्मक ज्ञान, बैंक, विद्यालय। तो व्यक्तिक संसाधन क्या होते हैं, जरा बताएं, जरा व्यक्तिक संसाधन क्या होते हैं आपके। आपकी जो ज्ञान होती, जो आपकी बुद्धि होती है ना, वो आपका व्यक्तिक संसाधन होता है। ज्ञान और बुद्धि किसी और के लिए नहीं होती, आप दूसरे को दे जरूर सकते हैं लेकिन उसका कोई और उपयोग नहीं कर सकता। मित्र संसाधन, जैसे मान लीजिए आपकी मित्रता, आपकी दोस्ती है, वो आपकी मित्र संसाधन आ गया, ठीक है। सामाजिक संबंध, मित्रता आपकी है। सामुदायिक संसाधन कौन सा संसाधन होता है, सामुदायिक संसाधन विद्यालय हो जाता है, बैंक हो जाता है, ये आपका सामुदायिक संसाधन हो जाता है, ठीक है। और पारिवारिक संसाधन घर और उपकरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 1 5 2 जो है वही आपका ये सही है, ठीक है। 4 1 5 2 ये ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आज के मेरे कुछ क्वेश्चन हैं उसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने लाए हैं और ये आपको देखना है, ठीक है। पारिवारिक बजट का अर्थ क्या होता है, पारिवारिक बजट का अर्थ क्या होता है भाई, पारिवारिक बजट बनता है बनता है बनता है, कारण क्या है पारिवारिक बजट का बनने का अर्थ, उसको जानिए। तो पारिवारिक बजट क्या होता है कि भूतकाल का व्यय, मतलब कि आपने पहले क्या खर्च किया है, भविष्य में अनुमानित व्यय, भविष्य में आपने कितना खर्च कर और भविष्य में आपको कितना खर्च करना, ठीक है। और वर्तमान समय में आपने क्या क्या खर्चा किया है, किस किस चीज़ों पर खर्चा करना है, इसका लेखा जोखा। भूत में क्या खर्च किया है, भविष्य में क्या खर्च करेंगे और वर्तमान में किन किन मदों पे खर्च किए हैं, ये आपका क्या हो जाता है, बजट का अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, पारिवारिक बजट के लाभ क्या होते हैं। तो पारिवारिक बजट के लाभ क्या होते हैं, तो लाभ हैं जैसे आपके गृहिणियों के लिए लाभ होते हैं कि वो अपनी जो है छोटी छोटी चीज़ों को पूरा कर सकती हैं, अपनी बचत बना सकती है, बचत कर सकती है, आवश्यकता पूर्ति कर सकती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। आय व्यय का जो है संतुलन बना सकती हैं, उपयोग कर सकती है, रुपए पैसे बचते हैं तो उसका उपयोग दूसरी जगह लगा सकती है। अर्थशास्त्रियों के लाभ के लिए लाभ होता है, वो जो उन रुपयों का उपयोग भारत को या अपने देश को अच्छा मायने कर सकते हैं। समाज के लिए लाभ होता है, वो कुछ सामाजिक कार्य कर सकते हैं। समाज सुधारकों के लिए लाभ होता है, वो समाज के सुधार में कुछ कार्य कर सकते हैं। सरकार को लाभ मिलता है, वो सरकार के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाता है। पारिवारिक बजट के प्रकार कितने होते हैं, तो पारिवारिक बजट के मुख्य कितने प्रकार, तो मुख्यता की बात बोल रही हूँ, मुख्यता के प्रकार 3 होते हैं, संतुलित, घाटा, बचत। 3 प्रकार का होता है, संतुलित, घाटा, बजट 3 प्रकार के मुख्य होते हैं। यहाँ पर मैं मुख्य नहीं लिखी हूँ, पारिवारिक बजट के मुख्य प्रकार 3 होते हैं। सबसे उत्तम बजट कौन सा होता है, तो सबसे उत्तम बजट जो होता होगा बचत का बजट होता है। क्या, बचत का बजट जो होता है वो सबसे उत्तम बजट होता है, ठीक है। सबसे उत्तम क्यों भाई, आपने कुछ खर्चा किया, कुछ रखा, कुछ खर्च किया, आपने जो पाया आय आई उसमें से आपने व्यय किया, थोड़ा बहुत बचाया अपने भविष्य के लिए,
आवश्यक आवश्यकताओं के लिए, वो क्या है आपका, ये उचित आपका बजट है यानी कि बचत का बजट है। जिसमें आय व्यय के अलावा बचत नहीं होता वो कौन सा बजट है, जिसमें आय व्यय के अलावा बचत नहीं होता वो कौन सा बजट है, और उसे उचित बजट भी नहीं बोलते, वो संतुलित बजट है। क्यों? क्योंकि आपके पास 100 रुपये आए, आपने जो है 100 के 100 खर्चे कर दिए, आपने एक भी पैसे नहीं बचाए। संतुलित क्या होता है, जितना आया उतना खर्च हो, ना बचाया ना बढ़ाया, वही संतुलन है। आप 1 किलो आलू लेते हैं तो 1 किलो का बाट एक तरफ रखा जाता है, 1 किलो आलू एक तरफ रखा जाता है, तो बराबर होता है, ना कुछ बचत हो, ना कुछ उसकी तरफ ज़्यादा हो, ना उसकी तरफ ज़्यादा, तो वही हो जाता है संतुलित। और संतुलित बजट अच्छा नहीं माना जाता। बहुत लोग बोलते हैं संतुलित बजट अच्छा होता है, बचत का बजट सबसे अच्छा होता है, संतुलित बजट संतुलित बजट अच्छा नहीं होता। और सबसे खराब बजट जो होता है वो आपका घाटे का बजट होता है, सबको पता है। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे। ये पाँचों क्वेश्चन आपके हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, बहुत लोग को मेरे पास कन्फ्यूज़न आता है। अब मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो जो है ये आपके थे कितने क्वेश्चन, ये आपके करीब थे 50 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।